नमस्कार, चुनाव धमाका में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। तो चुनावों की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है। उम्मीदों के मुताबिक अब तक सबसे ज्यादा मतदान और सबसे ज्यादा हिंसा पश्चिम बंगाल में ही दिख रही है, जबकि बंगाल में आज महज 3 सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। अगर पूरे देश की बात करें तो आज 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस बार लोकसभा चुनाव में 7 दौर की वोटिंग होगी और सबसे ज्यादा 102 सीट पर आज ही यानी कि फर्स्ट फेज में वोट डाले जा रहे हैं। अगर पहले चरण की बात करें तो सबसे ज्यादा 39 सीट तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर आज वोटिंग खत्म हो जाएगी। इसके अलावा यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड समेत 21 राज्यों पर वोटिंग जारी है। अगर वोटिंग परसेंट की बात करें तो दोपहर 3 बजे तक पश्चिम बंगाल में 60% से ज्यादा लोग वोट डाल चुके हैं। इसके अलावा कई और राज्यों में भी मतदान का आंकड़ा 50% को क्रॉस कर चुका है। कई राज्यों में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, इसलिए वोटर्स को राहत पहुंचाने के लिए पोलिंग बूथ पर खास इंतजाम किए गए हैं। अगर बड़े नेताओं की बात करें जिनकी सियासी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा, तो सबसे दिग्गज नेता नितिन गडकरी हैं। नितिन गडकरी इस बार भी अपनी परंपरागत सीट नागपुर से ही चुनावी मैदान में हैं। नितिन गडकरी ने दावा किया है कि इस बार वो 5 लाख से ज्यादा वोट से चुनाव जीतेंगे। आखिर उनके इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है, हम आपको बताएंगे। लेकिन जब इंडिया टीवी संवाददाता योगेंद्र तिवारी ने उनसे पूछा कि वो इतनी बड़ी जीत का दावा किस आधार पर कर रहे हैं, तो सुनिए नितिन गडकरी ने क्या कहा। नितिन जी, क्या लक्ष्य रखा है, क्या लग रहा है, कितनी उम्मीद है आज का जो जिस प्रकार का मतदान हो रहा है उसको देखते हुए क्या लग रहा है? हमने तो ये तय किया कि इस बार वोटिंग परसेंटेज 75% लेके जाएंगे और अगर ये होता है तो मैं 5 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। 5 लाख के पीछे मैथमेटिक किया है? नहीं, ये जो वोटिंग परसेंटेज पिछले बार 54% हुआ था, अगर ये 55% 75% होता है तो निश्चित रूप से मेरा लीड बढ़ेगा, क्योंकि करीब 1380 बूथ ऐसे जहाँ मैंने टोटल 2000 बूथ है, उसमें से मैंने 70 to 80% वोटिंग लिया है और वहाँ वोटिंग बढ़ा तो मेरा परसेंटेज बढ़ेगा। विपक्ष नागपुर के साथ साथ पूरे भारत में ये प्रचार कर रहा है कि यदि आपकी सरकार आती है तो संविधान बदलेंगे, लोकतंत्र को खतरा है। संविधान बदलने का सवाल ही नहीं उठता। जो सेलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो बदल नहीं सकते, मूलभूत तत्व और लोकशाही, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फंडामेंटल राइट, ये बदल नहीं सकते। और ये जो कांग्रेस संविधान की बात करे, इन्होंने 80 बार संविधान के कलमों को तोड़ा है और दुरुस्ती की है, तो इनको क्या अधिकार है ये बोलने का? लोगों को गुमराह करने के लिए ये झूठा प्रचार कर रहे हैं। अब की बार आप हरदम कहते थे कि गडकरी 5 लाख पार, भारत में 400 पार। 400 की गणित क्या है नितिन जी? 400 की गणित यही है कि हम इस बार 400 लोकसभा की सीट जीतेंगे, 370 बीजेपी जीतेगी और 30 एनडीए के द्वारा हमारे अलायंस पार्टियां जीतेगी। लेकिन राहुल गांधी ने भी हाल ही में गाजियाबाद में कहा कि 150 में बीजेपी। अब वो यही कहेंगे और कहते आए हैं, और आखिर नतीजा क्या निकलता आपको पता है। तो प्रत्याशी दावे कर रहे हैं, अपनी जीत को सुनिश्चित मान रहे हैं। आज वोटर्स ने इन प्रत्याशियों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर लिया है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी रिपोर्ट क्या कहती है, हर एक सीट का असेसमेंट क्या कहता है, विस्तार से आपको बताएंगे। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर इस वक्त जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, अगर नितिन गडकरी कॉन्फिडेंस में है, बड़ा चेहरा है, वीवीआईपी चेहरा है और वीवीआईपी सीट उनकी वजह से हो जाती है, 5 लाख से ज्यादा वोट से जीतने का दावा वो कर रहे हैं, क्या असेसमेंट कहता है पार्टी का? क्या इतना बड़ा मार्जिन संभव है? प्राची, पहले अगर देखें तो नागपुर कोई बहुत ट्रेडिशनली बीजेपी के लिए सपोर्टर नहीं रहा, वो कांग्रेस का ऐसे गढ़ वाली सीट रही है। लेकिन जब से नितिन गडकरी ने वहाँ मोर्चा संभाला, एक बार एक तरह से उन्होंने इसे सेफ किले के तौर पे कन्वर्ट कर दिया है, अपने काम के बल पे, अपनी छवि के दम पे। और अभी तक जो हमें बीजेपी के सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिल पा रही है, जो कि वहाँ चुनाव मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, उनके हिसाब से हर बूथ से उनके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उससे वो लोग पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं। हालांकि जिस नंबर की बात या जो नंबर के दावा कर रहे हैं नितिन गडकरी जी, वो निश्चित तौर पर ज़्यादा एम्बिशियस लग रहा है। शायद उस तरह की वोटिंग हो ना पाए कि 75% तक जाए। अगर 75% होता है तो समझा जा सकता है कि मार्जिन बड़ा रहेगा, अन्यथा कंफर्टेबल मार्जिन से तो वो जीतने वाले हैं। हमेशा इस बात को कहते रहे हैं और ग्राउंड से जो फीडबैक मिल रहा है बीजेपी के सिस्टम को, वो फीडबैक अच्छा मिल रहा है। नागपुर के लिए कोई चिंता नजर नहीं आ रही है।
देखिए, बूथ मैनेजमेंट किया जा रहा है, वोटर्स को घरों से बाहर निकाल कर लाया जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज के जो कार्यकर्ता हैं उनकी यही ड्यूटी है कि एक एक अपने वोटर को घर से बाहर निकाल कर लाना है ताकि उसके मत का इस्तेमाल हो सके। आज उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर भी चुनाव हो रहा है और ये वो 8 सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिन्हें काफी टफ माना जाता है। 2019 में बीजेपी को यहां से मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, नंबर्स बीजेपी को नहीं आ पाए थे और इन्हीं सीटों पर देवेंद्र अब असेसमेंट क्या कह रहा है? सबसे पहले मुजफ्फरनगर सीट की अगर बात करूं तो क्या वाकई फंस गई है ये सीट संजीव बालियान के लिए मुश्किल है? अब बिल्कुल नहीं। मुजफ्फरनगर को लेकर जो फीडबैक, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि बीजेपी सिस्टम में हर एक कंस्टिट्यूंसी से फीडबैक लिया जा रहा है। फाइनल फीडबैक तो रात तक आएगा, लेकिन अब तक के जो नतीजे हैं, जो फीडबैक मिल रहा है उसके हिसाब से पार्टी कंफर्टेबल है और एक जिस कंसर्न के चलते वो चुनाव डिफिकल्ट बन रहा था, इसमें कोई दोहरा नहीं कि डॉक्टर संजीव बालियान को लेकर ज़बरदस्त नाराज़गी है। लेकिन जो वोटर्स हैं वो प्रधानमंत्री मोदी को देख रहे हैं, मोदी के लिए वोट कर रहे हैं। जिस क्षत्रिय कम्युनिटी की बात की जाती थी, ठाकुर कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। आज भी कई गाँवों से फीडबैक लिया गया, वो इस बात को कह रहे हैं कि हमारा विरोध स्थानीय कैंडिडेट से था, है और रहेगा, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर हम पीएम मोदी को देख रहे हैं, मोदी को वोट देने के लिए, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग वोट कर रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि मुजफ्फरनगर को लेकर बीजेपी अगर कंफर्टेबल सोच रही है तो उसकी वजह क्या है? यानी एक तरफा ये चुनाव हो सकता है संजीव बालियान के लिए, या अभी भी 5-6 हजार का ही जो मार्जिन है वो दोनों प्रत्याशियों के बीच में हो सकता है? अभी तक के जो रुझान दिख रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है गांव-गांव के हिसाब से, क्योंकि गांव में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा छुपती नहीं है, शहरों में बहुत पता नहीं चलता है, लेकिन शहर के लोग कम खुलते हैं, गांव में आसानी से लोग खुल जाते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये कोई क्लोज मार्जिन वाली सीट नहीं होने जा रही है। वहीं एक सहारनपुर की भी सीट है देवेंद्र, उसकी भी चर्चा काफी रही। इमरान मसूद की वजह से, अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। हिंदू मुसलमान को छोटा और बड़ा भाई इन चुनावों में उन्होंने बताने की कोशिश की। यहाँ जो राघव लखनपाल हैं उनको लेकर क्या रिपोर्ट आ रही है? क्लोज फाइट वाली सीट रहेगी या यहाँ एक तरफा बीजेपी जीत सकती है? नहीं, सहारनपुर निश्चित तौर पर क्लोज मुकाबले वाली सीट है और इसमें जो नतीजे आएंगे उसमें आपको दिखेगा कि हाँ बहुत क्लोज मार्जिन रहा है। हालांकि वहाँ भी इमरान मसूद जिस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आशान्वित थे और बार बार उस बात को, कल भी आपने सुना होगा कि वो रघुकुल रीत सदा चली आई, इस बात को दोहरा रहे थे। राम मंदिर को लेकर उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ कहा। ऐसा वोटिंग पैटर्न में अब तक के इन्फॉर्मेशन में वो चीज़ कन्वर्ट होती नज़र नहीं आ रही है। लेकिन इसमें कोई दोहरा नहीं कि सहारनपुर के जो नतीजे आएंगे बड़े मार्जिन वाले नतीजे नहीं होंगे। वो देखिए, सहारनपुर की सीट है जहां मुश्किलें हो सकती है क्योंकि इमरान मसूद का वहां सिक्का चलता है। इमरान मसूद के वहां समर्थक हैं और वो ताल भी ठोक रहे हैं। इस बार वो संयुक्त प्रत्याशी हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के, इसीलिए समझा जा सकता है कि राघव लखनपाल के लिए थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। लेकिन किस तरीके का माहौल है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आइए आपको कुछ तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। यूपी की मुजफ्फरनगर की सीट जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा रही और जिसके बारे में देवेंद्र भी बता रहे हैं कि रिपोर्ट ये बता रही है कि बहुत मुश्किलें नहीं होंगी संजीव बालियान के लिए। वहां पर पर वोटिंग इस वक्त हो रही है। मुजफ्फरनगर में लोग बाहर निकल रहे हैं अपने घरों से। कड़ा मुकाबला जरूर यहां पर कहा जा सकता है। बीजेपी ने इस बार अपने सिटिंग एमपी संजीव बालियान को ही टिकट दिया है। उनके सामने समाजवादी पार्टी के हरिंद्र मलिक चुनावी मैदान में है। इस सीट पर मुकाबला कड़ा है। संजीव बालियान पिछली बार भी महज 6000 सीटों से जीते थे। हालांकि संजीव बालियान दावा कर रहे हैं कि पिछली बार समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक साथ थी, इसलिए मुकाबला कड़ा था। इस बार ये दोनों पार्टियां अलग लड़ रही हैं और जैन चौधरी की आरएलडी उनके साथ आ गई है, इसलिए जीत निश्चित है। संजीव बालियान जी, वोट डाल दिया आपने? डाल दिया भाई। तो हैट्रिक लगेगी या रुकेगी, क्या लग रहा है? क्यों नहीं लगेगी भाई, काम बढ़िया कर रहे, सारा साथ है, सबका प्यार है, स्नेह लगेगी। 14, 19 और 24 में क्या दो चुनाव से क्या अलग दिख रहा है या समान दिख रहा है चीज? देखिए, पिछले चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी गठबंधन थे, इस बार उनका प्रत्याशी अलग है। राष्ट्रीय लोकदल उधर था, राष्ट्रीय लोकदल है, तो समीकरण बदले हुए हैं, माहौल बदला हुआ है। पिछले 1-2 महीने में हमने जब से आपसे प्रचार आपने किया है, कुछ विरोध की खबरें आती रही, कई तरह की चीजें हैं, मना लिया उन लोगों को आप लोगों ने, क्या स्थिति है? जो उम्मीदवार यहाँ से गया उसकी कोई वोट नहीं, किसी ने विरोध करा। विरोध वही करते हैं दोस्त जो चुनाव हार रहे होते हैं, जो दिखाना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से। पत्थर मारना विरोध होता है क्या? वोट ना देना विरोध होता है? ये सब षड्यंत्र, ये पुराने नेता है ना, ये मोदी की बातों को समझ नहीं पा रहे, ये उसी पुराने स्ट्रेटजी में चल रहे हैं, वही तौर तरीके हैं लोगों में। तो जीतेंगे भारी मार्जिन से, क्योंकि 19 में तो चौधरी अजीत सिंह जी थे, लेकिन आरएलडी अब आपके साथ आ गई। फर्क तो पड़ेगा ना दोस्त, वो हमारे साथ है कि बसपा अलग लड़ रही है, बचा क्या है, खाली कनस्तर बज रहा है।
आरएलडी के साथ आने से संजीव बालियान कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और ठाकुरों की नाराजगी को सिर्फ विपक्ष के द्वारा चलाया हुआ एक प्रोपेगेंडा और नैरेटिव बता रहे हैं। एक तरफ संजीव बालियान अपनी जीत को लेकर निश्चित हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हरेंद्र मलिक सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। हरेंद्र मलिक आज संजीव बालियान के गांव पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि संजीव बालियान ने बूथ कैप्चरिंग के लिए 400 लोग बाहर से बुला रखे। अभी आप देख रहे हैं बूथ पर लोग इकट्ठे हो रहे थे, उसे धमका रहे थे हमारे एजेंट को, वो कह रहा था मुझे गोली मार दो। तो कहीं ना कहीं बूथ पर क्यों घूम रहे हैं? वोट डालकर अपने घर चले। पुलिस कहाँ है यहाँ? आप आरोप लगा यहाँ लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। बाहर से लोग बुलाए हैं, 400 लोग बुलाए बाहर से। मेरी निश्चित जानकारी है जो शहर को डिस्टर्ब करेंगे, वो बूथ कैप्चरिंग करेंगे। वो हमेशा करते हैं। अब करूँ किससे करूँ? प्रशासन को सब जानकारी है। अब ये बताओ, इससे घटिया क्या बात हो सके? ये हमेशा अति संवेदनशील रहा है। यहाँ प्रधानी में भी अति संवेदनशील रहा है और यहाँ फोर्स के नाम पर एक सिपाही बैठा है बेचारा। क्या है इसका? क्या मतलब इन बात से? लगने चाहिए थे, सीआरपीएफ लगनी चाहिए थी, एक अलग सेक्टर अफसर लगना चाहिए था यहाँ से। ये उनका गांव है, ये उनका गांव है। जो मुस्लिम भी होता वहां जोनल में अफसर लगा रखे इन्होंने। ये तो जानबूझ करके है। तो मतदान वाले दिन नेताओं की बयानबाजी और नेताओं की बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताती है। हरेंद्र मलिक अगर अभी से देवेंद्र बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगा रहे हैं, यानी उन्हें भी पिक्चर साफ साफ दिखाई दे रही है, मुश्किलें हैं। बिल्कुल प्राची, और पिछले चुनाव को अगर आप याद करें तो वोटिंग के दिन, उस दिन डॉक्टर संजीव बालियान जो कि केंद्र में मंत्री उस समय भी थे, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि बुर्का पहनकर महिलाएं बार बार वोट कर रही है, कि महिला बार बार बुर्का पहन कर वोट कर रही है, यानी कि रिगिंग चल रहा है। और उस बयान में बहुत ज़्यादा हंगामा मचाया था और कहीं ना कहीं ये माना गया कि शायद नज़दीकी मुकाबला देखते हुए उन्होंने पोलराइज करने के लिए इस तरह का बयान दिया है। चुनाव के नतीजे उनको फ़ायदा भी हुआ। इस बार भी उनके लिए एक बड़ी समस्या वाली सीट थी और पार्टी सोर्सेज का ये कहना था कि वो तो बार बार इस बात को लेकर कोशिश में जुटे हुए हैं कि क्या वो अपनी सीट बदल सकते हैं, और ऑप्शन बहुत सारे दूसरे ऑप्शन की बात कर रहे थे। लेकिन अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी के साथ आने के साथ उनको ये भरोसा हुआ कि कम से कम अब चुनाव में उनको दिक्कत नहीं होगी। उनको लेकर नाराज़गी बहुत ज़्यादा, इसमें कोई दो राय नहीं। और जयंत चौधरी की अगर बात करें प्राची, तो बड़ा दिलचस्प ये रहेगा कि जितना वरदान है वो डॉक्टर संजीव बालियान के लिए, उतनी ही बड़ी समस्या भी है। वरदान इस लिहाज से कि लोकसभा जिताने में वो मदद करेंगे, समस्या इस लिहाज से कि जब केंद्र में मंत्री बनाने की बारी आएगी तो जयंत चौधरी उनके पहले खड़े रहेंगे और वहाँ पे संजीव बालियान के लिए समस्या होगी कि क्या उन्हें उसी क्षेत्र से वो भी हैं तो क्या उन्हें उस बर्थ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एक ही पॉकेट से दो जाट मंत्री देना आसान नहीं होगा अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो। ठीक है, अभी तक वोटर्स का मिजाज देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल संजीव बालियान को नहीं होगी। हालांकि 4 जून को जब वोट खुलना शुरू होंगी तभी ये सामने आ पाएगा कि किसके सर पर जीत का सेहरा बनता है। मुजफ्फरनगर की ही तरह उसी के पास वाली सीट कैराना भी काफी चर्चाओं में रही है। हालांकि कैराना में ट्रायंगुलर फाइट है, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी के प्रदीप चौधरी और समाजवादी पार्टी की इकरा हसन के बीच में है। इकरा हसन अपनी जीत का दावा कर रही है। उनका कहना है कि बीजेपी और आरएलडी के बीच दलों का गठबंधन भले ही हो गया हो, लेकिन कार्यकर्ताओं के दिल नहीं मिले हैं, इसलिए जीत उनकी ही होगी। पूरी उम्मीद है हमें कि जो हमारा प्रचार रहा है और जिस तरीके से हम लोगों के बीच में पहुंचे हैं और हमें जो समर्थन मिला है सभी का, हर वर्ग का, हर बिरादरी का, तो पूरी उम्मीद है कि चुनाव अच्छा है और चुनाव हम जीतेंगे। जी, आपने कहा कि हर वर्ग का सपोर्ट मिला है। ऐसे में पहले जब तबस्सुम जी, आपकी माता श्री ने वो इलेक्शन लड़े थे तो 2018 में आरएलडी के साथ लड़े थे, लेकिन इस बार आरएलडी बीजेपी के साथ मिल गई है और आरएलडी के जो नेता हैं जयंत चौधरी जी, वो भी आपके काफ़ी करीबी हुआ करते थे। जी बिल्कुल, हमारा उनके परिवार से बहुत गहरा पुराना ताल्लुक रहा है। मेरे जो पिताजी हैं उनकी राजनीति स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी के साथ शुरू हुई थी और मेरे लिए भी अभी हमारा गठबंधन था तो जयंत चौधरी जी ने मेरा नाम आगे भेजा था कैंडिडेट के रूप में, तो उनका हाथ रहा है इस मेरे चुनाव में भी, और वो पश्चिम की एक मजबूत आवाज़ है, किसानों की एक मजबूत आवाज़ है, तो उनका हमेशा मन में सम्मान और आभार है। अभी गठबंधन बदल गया है, पहले वो हमारे साथ थे, आज बीजेपी के साथ चले गए हैं किन्हीं कारणों से, वो बेहतर बता पाएंगे। लेकिन जो संघर्ष किसानों ने किया है इस सरकार के खिलाफ और जो सरकार ने किसानों के साथ बदसलूकी और उन्हें बेरहमी से कुचलने का भी
काम किया है, उनकी बातों की सुनवाई नहीं करी, उनके अधिकार नहीं दिए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये सब बातें भुलाई जाएंगी। ये विचारधाराओं की लड़ाई है, हमने इकट्ठे संघर्ष किया है। मैं भी एक किसान परिवार से आती हूँ, तो इतनी जल्दी हम ये सब नहीं भूल सकते। और अभी दलों का मेल हुआ है, ग्राउंड पे दिलों का मेल नहीं हुआ है। आरएलडी को एक फैक्टर तो मान रही है इकरा, लेकिन अपनी जीत को लेकर सुनिश्चित हैं। अब रिपोर्ट्स जो मतदान केंद्रों से निकलकर आ रही है उसमें प्रदीप कुमार के लिए वोटर्स का मूड ज्यादा नजर आ रहा है या इकरा हसन के इन दावों में कोई सच्चाई नजर आ रही है? देवेंद्र, इकरा हसन की सारी उम्मीदें इस बात पर टिकी हुई हैं प्राची कि अगर जाट वोट में सेंधमारी हुई तो फिर कैराना में प्रदीप के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। प्रदीप चौधरी के लिए वहाँ पे उनके लिए मुसीबत हो सकती है। और जो 2-3 सीटें बीजेपी ने अपने लिए फोकस में कर रखा है कंसर्न के हिसाब से, जहाँ पर ज़्यादा मेहनत किया जा रहा था, उसमें से एक कैराना भी है। और दूसरी चीज़ है प्राची कि 2-3 सीटें, जिन 3 सीटों की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें एक चीज़ और देखा जा रहा है, पार्टी के लोग बार बार ये फीडबैक ले रहे हैं, पार्टी की जो इलेक्शन मशीनरी में जो लोग लगे हुए हैं, कि वहाँ पर हर बूथ के हिसाब से मुस्लिम वोटर का टर्नआउट कितना रहा। अगर मुस्लिम वोटर का टर्नआउट उनके कुल आबादी का, कुल वोटर्स का 75 से 80% रहा, और उस अनुपात में अगर हिंदू वोटर्स वैसे नहीं आ रहे हैं, तो 3 सीटों पे कम से कम ऐसी हैं जहां पर बीजेपी को समस्या हो सकती है। अगर मुकाबला बहुत नज़दीक तक रहा तो फिर दिक्कत नहीं होगी। देखिए, कैराना से तो ये रिपोर्ट आ रही है मुस्लिम वोटर्स पर इस सीट में जीत हार का जो फैसला है वो हो सकता है, लेकिन इसके अलावा आज बिहार में भी मतदान हो रहा है। बिहार में आज 4 सीटों पर वोटिंग हो रही है और सबकी नजरें गया सीट पर है, क्योंकि यहां से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे हैं। मांझी दावा कर रहे हैं कि वो 9 महीने मुख्यमंत्री रहे, 8 बार विधायक रहे, गया के लोगों की सेवा की। गया की जनता जानती है कि अगर सांसद बना तो उनके लिए बेहतर सेवा कर पाऊंगा। जीतन मांझी ने दावा किया कि एनडीए बिहार में सभी 40 और देश में 400 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। मांझी जी, वोटिंग का दिन, प्रत्याशी के लिए परीक्षा का दिन, कितनी उम्मीद है जीत को लेकर, कितने आश्वस्त हैं? देखिए, यहाँ जो भी जीत होगी, गया की जनता की जीत होगी, नरेंद्र भाई मोदी जी की जीत होगी। और जहाँ तक कैंडिडेट का सवाल है, कैंडिडेट के ऊपर काफ़ी भरोसा है यहाँ के लोगों का, क्योंकि कैंडिडेट कहीं नहीं कुछ मांग किया है, सिर्फ कहा है कि मौका दीजिए। और यहाँ के जन जन के लोगों को ये विश्वास है कि 9 महीना मुख्यमंत्री के रूप में रह करके और 8 बार विधानसभा के सदस्य रह करके जो गया की सेवा इन्होंने की है, एमपी के रूप में इनको मौका मिलेगा तो गया का अच्छा सेवा करेंगे। इसलिए सब 100 मोटो अपना वोट दे रहे हैं, जात पात समीकरण कुछ नहीं काम कर। आपको लग रहा है कि जो 400 पार का नारा एनडीए ने दिया है वो पूरा हो जाएगा? निश्चित रूप में ये 4 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं और ये 4 सीट साबित कर देगा कि भारत में 400 सीट से आगे हम लोग पार कर जाएंगे। अच्छा, अभी 2 दिन पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें तेजस्वी यादव की एक सभा में जिस तरह से चिराग पासवान के परिवार को लेकर टिप्पणी की जा रही थी, आपको लग रहा है कि इसका असर होगा, गया में असर होगा? वो गया में असर नहीं होगा, समस्त बिहार में असर होगा। और इस मानसिकता के बारे में हम बिहार विधानसभा में भी बहुत पहले बोले थे, तो लोगों को लगता था कि गलत बोले हैं या कुछ बायस होकर बोले हैं। आज प्रमाणित हो गया कि साहब शेड्यूल कास्ट के प्रति राजद के लोगों का क्या नज़रिया है। ये हीनियस क्राइम है, ये फुहरपन है, मानसिक दिवालियापन है, और इस पर तो SC ST एक्ट के तहत मुकदमा होना चाहिए। तो इस सीट से पीएम मोदी ने भी जीतन राम मांझी के पक्ष में रैली की थी और वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं। ये सीट का रण कितना आसान या कितना मुश्किल होने जा रहा है जीतन राम मांझी के लिए, क्या कह रही हैं रिपोर्ट्स देवेंद्र? और निश्चित तौर पर बहुत आसान प्राची रहेगा इस लिहाज से कि एनडीए के लिए ये सीट बहुत अच्छी है। अन्यथा अगर आप देखें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में जीतन राम मांझी हम उम्मीदवार के तौर पर JDU उम्मीदवार से हार चुके हैं ये चुनाव, और उनका हारने का जो मार्जिन था लगभग मुझे लगता है कि 1,30,40,000 का डिफरेंस था। 4.5 लाख से ज़्यादा वोट विजय मांझी, जो कि तब JDU के कैंडिडेट थे 2019 में, उनको आया था। तब हालांकि जीतन राम मांझी क्योंकि अपोजिट कैंप में थे तो हार हुई। इस बार सेम कैंप में है और वहाँ पर गया में बीजेपी भी बहुत मजबूत है। तो बीजेपी, JDU और इसके अलावा हम, ये तीनों गठबंधन गया के लिहाज से बहुत एक तरह से डेडली कॉम्बिनेशन है, और इसको बीट करना RJD गठबंधन के लिए बिल्कुल भी आसान खेल नहीं था। और अभी तक जो वोटिंग पैटर्न दिख रहा है, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ऐसा लग नहीं रहा है कि जीतन राम मांझी के चेहरे पे कोई भी शिकन की वजह
होनी चाहिए। जो कंफर्ट लेवल वो दिखा रहे हैं वैसी स्थिति नजर भी आ रही है। ठीक है, यानी कुमार सर्वजीत के लिए अभी मुश्किल हो सकती है इस सीट से, और जीतन राम मांझी तो कॉन्फिडेंट नजर आ ही रहे हैं कि वो जरूर जीतेंगे और 400 पार का नारा एक बार फिर से दे रहे हैं। लेकिन इस 400 पार में देवभूमि उत्तराखंड की क्या भूमिका होगी, आइए ये भी आपको बताते हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर आज वोट डाले जा रहे हैं। 2014 और 19 में बीजेपी ने उत्तराखंड में क्लीन स्वीप किया था और इस बार भी बीजेपी हैट्रिक लगाने के मूड से ही चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने अपने बैकरूम लीडर अनिल बलूनी को इस बार गढ़वाल सीट से उतारा है। अनिल बलूनी कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास ना कोई नीति है ना नीयत, इसलिए इस बार भी बीजेपी उत्तराखंड की सभी 5 सीट जीतने जा रही है। देखिए, लोगों में बहुत उत्साह है और जैसे ही हम लोगों के चेहरे देख रहे हैं तो लग रहा है कमल की तरह खिले हुए चेहरे हैं, और उनसे साफ लग रहा है कि जो हमारा संकल्प है 400 पार का, इस क्षेत्र में 5 लाख पार का, वो पूरा होता दिख रहा है। सर, चूंकि उत्तराखंड के अंदर 5 प्रत्याशी है, लेकिन कांग्रेस का सबसे ज्यादा अटैक आपके ऊपर ही क्यों है? नहीं, कांग्रेस की रणनीति अटैक करने की है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इतने चुनाव प्रचार में कांग्रेस के 5 प्रत्याशियों ने किसी ने भी विकास की बात नहीं की, केवल गाली गलौज की बात की। कांग्रेस के प्रत्याशी ने ये नहीं बताया कि पौड़ी के लिए उनका क्या विजन है, उन्होंने बताया नहीं कि कोटद्वार के लिए क्या विजन है। अब अनिल बलूनी तो कांग्रेस पर भी हमलावर हैं, अपनी जीत के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। क्या उनका वोटर घरों से निकल रहा है? क्या मतदान केंद्रों से रिपोर्ट आ रही है? अच्छी खासी जीत हासिल करेंगे या क्लोज फाइट हो सकती है? उत्तराखंड की प्राची 5 सीट की अगर बात करें तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये दोनों मिलकर इतने बड़े फैक्टर हैं कि वहां पर कोई मुकाबला नजर नहीं आ रहा था पूरे अभियान के दौरान, अभियान से पहले। और बीजेपी की बैठकों में बाकायदा ये कहा भी गया, बड़ी बैठकों में, कि कैंडिडेट कोई भी हो, नतीजे जीत में ही कन्वर्ट होने, इसलिए पार्टी आसानी के साथ किसी का भी चयन कर सकती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड को लेकर इतने बड़े फैक्टर रहे हैं। प्राची, आपने देखा होगा कि पिछला विधानसभा चुनाव जिसमें बीजेपी का अपना इंटरनल सर्वे बता रहा था कि उसकी सीटें कम आ रही हैं बहुमत से, और उसके बावजूद सीटें कहाँ आई है, एकदम ऐतिहासिक तौर पर एक तरह से लगभग 46 के आसपास। तो वो प्रधानमंत्री मोदी फैक्टर उत्तराखंड में बहुत चलता है। और इस बार भी 5 सीट पे एक तरह से कहें कि वहाँ के जो वोटर्स हैं वो सिर्फ पीएम मोदी का चेहरा और बीजेपी के निशान कमल को देख रहे हैं, उम्मीदवार कोई भी हो।